हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए थे जो हमेशा आते ही आते हैं, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। तो उनके लिए क्लास थोड़ी सी स्पेशल रहेगी क्योंकि स्पेशल टॉपिक है। अभी तक ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़े नहीं हैं और अभी तक न तो रिवीजन में आया है और न कुछ ऐसा। लास्ट ईयर भी हमने इसको कुछ ही थोड़ा सा पढ़ा था, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। आज मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी और 3 टॉपिक लेकर आई हूँ। कौन कौन से है ये अभी बताऊंगी। तो पहले जल्दी से आ जाइए। सबसे पहले आपका जो काम है वो कौन सा है, क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना। तो सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जैसे ही नया बच्चा आएगा भाई उनको बोलना पड़ेगा मुझे। तो आपके जो भी सहपाठीगण हैं या आपके साथ पढ़ते हैं या आपको लगता है कि किसी और स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन हमें चलो ठीक है क्लास ले लेते हैं, तो अच्छी बात है ना, उनके साथ शेयर कर लीजिए। तो लर्न एंड शेयर तो यही है कि सीखो और शेयर करो। और ये सीखो और शेयर करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत अच्छा है। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, पता है कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अपने पास्ट में देखा है, अपने क्लासमेट्स, मेरे जो क्लासमेट्स होते थे, मुझे जैसे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे समझना है, तो मैं जब भी अपनी किसी क्लासमेट्स के पास जाती थी कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है मुझे समझ में नहीं आया, मोस्टली या तो फिजिक्स का होता था या केमिस्ट्री की इक्वेशंस होती थी, समीकरण जिसे बोलते हैं, या फिर मैथ्स के कुछ सॉल्यूशंस होते थे। खास करके साइन थीटा कॉस थीटा मुझे समझ में नहीं आते थे, अभी तक भी नहीं आए थे। और एक दिन मैंने निखिल सर की क्लास ली, उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ भाई ये इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है। तो जब मैं उनके पास जाती थी ना, तो वो बोलते यार मुझे तो आता तो है लेकिन समझाना नहीं आता, बताना नहीं आता, कैसे बताते हैं। चलो ठीक है, नहीं आता है लेकिन जितना भी आता है, जितना आप समझ पाए हो, क्योंकि हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता है, इसलिए कोशिश तो कर सकते हैं ना किसी को बताने की। तो मुझे 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो मुझे समझ में आया कि ये जो लोग हैं या जो लड़कियां हैं या जो कुछ लड़के हैं, वो शेयर नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि इसके अच्छे नंबर आ जाएंगे या ज़्यादा नंबर आ गए तो, या ऐसा। ये सब फालतू की चीज़ें होती है। जो मेहनत करता है उसका प्रतिफल उसको अवश्य मिलता है, चाहे वो अपने अनुसार कर रहा हो। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है या कोई चीज़ समझनी है और स्थायी तौर पर अपने माइंड में सेट करनी है, तो आप उसको बांट दीजिए। जब बांट दोगे ना तो देखिए फिर कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, फिर स्थायी हो जाएंगे। और मैं नहीं मानती कि ये तो है आजकल का माहौल चल रहा है कि नंबर बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। 12th में 98% लाकर कोई बच्चा पास हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो अपना कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है, वहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, तो वो 98% है ना, उसके 98% नहीं है, फिर वो रटा रटाया फॉर्मेट था। अगर आप सीख कर निकले हो ना, कुछ समझ कर निकले हो, नंबर मेरे हिसाब से नंबर मैटर नहीं करते हो। आप जो सीखे हो ना, चाहे आप किसी सब्जेक्ट से सीखे हो या जीवन से सीखे हो, किसी गुरु से सीखे हो, किसी बच्चे से सीखे हो, किसी से भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। वो आपको आगे बढ़ाने में एकदम पुश करता है। वो आपको वो वाली चीज जो आप सीख कर निकले हो। और रटा रटाए फॉर्मेट तो आप सबको पता है, अच्छे नंबर लिया है, वो आगे जाके क्या होगा ये सबको मालूम है क्या होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो दिखती सी बात है, ये होती रहती है। और अगर ऐसी कोई बात आपके माइंड में चल रही है तो उसे निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। व्यय करते वर्धते एवं नित्य विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, कि खर्च करने से और ज्यादा बढ़ता है। विद्याधन ऐसा अनोखा धन है, इसलिए इसको अनोखा धन कहा जाता है। तो आ जाइए जल्दी जल्दी, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। क्लास को शेयर कर दिया ना, जल्दी से थम्स अप कीजिए जिन जिन बच्चों ने क्लास को शेयर किया और क्लास को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं पारिभाषिक शब्दावली और भाव पल्लवन। एक और टॉपिक था वो थोड़ा छूट गया है, जिसको मैं अभी लिखती हूँ आपके सामने। तो ये आरबीएससी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड, अदर जो भी बोर्ड है, यूके बोर्ड, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके आरबीएससी और एमपी बोर्ड के लिए। राजस्थान बोर्ड और एमपी बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है और 2 या 3 मार्क्स का पक्का आता ही है, ठीक है। और ये कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं पारिभाषिक शब्दावली, उसके बाद करेंगे भाव पल्लवन, उसके बाद एक टॉपिक और है जो मैं अभी लिखूंगी। तैयार है ना सभी, ठीक है। इस पे करूंगी, यहां पर लिखूं मैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला नंबर है हमारा पारिभाषिक शब्दावली। शब्दावली, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा भाव पल्लवन।
तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका संक्षेपण, है ना, यही है ना, संक्षेपण। इन तीनों चीजों को हम पढ़ने वाले हैं एक साथ। अलग अलग क्लास लेने से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि टाइम कम है और सब्जेक्ट ज़्यादा है तो सारी क्लास होती रहती है। तो आज ये क्लास शेड्यूल हुई है, एनसीईआरटी की शायद ये लास्ट क्लास रहेगी। एक क्लास और बिहार बोर्ड की हो सकती है, बस ज़्यादा से ज़्यादा लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगी। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। बिहार बोर्ड वाले अगर बच्चे यहाँ पर है तो आप लोगों को वैसे नोट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पारिभाषिक शब्दावली। एक चीज और बताना चाहूंगी पारिभाषिक शब्दावली है ना, ये कितने तरह की होती है। एक तो होती है, देखिए, वैज्ञानिक शब्द जो होते हैं, विज्ञान के शब्द होते हैं, ठीक है। एक होती है राजनीतिक शब्दों की, राजनीतिक शब्दों की, है ना, राजनैतिक शब्द। एक होते हैं तकनीकी शब्द होते हैं, और ये तकनीकी शब्द है ना किस प्रकार के होते हैं, जैसे कंप्यूटर है ना, इस तरह से। और एक होते हैं विधि के शब्द विधि यानी कि कानूनी शब्द होते हैं, ये थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। आर्थिक क्षेत्र की भी होती है, तो ये होती है पारिभाषिक शब्दावली। तो खास करके वैज्ञानिक, राजनीतिक, तकनीकी और विधि यानी कि कानूनी के शब्द अधिकतर आने वाले हैं आपके, इसी तरह के आएंगे, ठीक है, इसी फॉर्मेट से आएंगे। तो हम इन्हीं तरह से काम करने वाले हैं, ठीक है भाई। हाँ देखिए, पहला लिखा हुआ है, नंबर मेंशन करूंगी मैं, नंबर लगाऊंगी यहाँ पर, एबिलिटी। तो एबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, योग्यता। आपको दोनों चीज याद रखनी है। अब पूछ लिया कि योग्यता के लिए सही तकनीकी शब्द कौन सा है, एबिलिटी, ये आपको टिक करना है। अगर लिखने के लिए है तो लिखना पड़ेगा, और अगर टिक करने के लिए है तो आपको टिक करना होगा। दोनों चीजें आपको तैयार रखनी है। यानी कि एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, योग्यता का मतलब होता है एबिलिटी। दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर आ जाता है एकेडमिक ईयर। क्या है, एकेडमिक ईयर। इसका मतलब, एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक, और ईयर का मतलब होता है वर्ष, ठीक है। तीसरा नंबर आ जाता है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही। चौथे नंबर पर आता है एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होता है, अतिरिक्त। एडिशनल का मतलब ऐड करना भी होता है, ऐड तो कर लिया है, जोड़ दिया है, लेकिन उसको तकनीकी भाषा में या पारिभाषिक शब्दावली में क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे अतिरिक्त, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना आप लोग। इसमें देखिए यहाँ पर आ जाता है एग्रीमेंट, नंबर 5 पर आएगा, ये मैंने 4 लगा दिया। नंबर 5 पर आएगा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, ठीक है। तब समझौता भी होता है, हाँ, और राजीनामा ये भी होता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर छठे नंबर पर अमेंडमेंट्स। ये है विधि का शब्द। किसका है, विधि का। विधि यानी कि विधि विधान, यानी कि जो लॉफुल शब्द होता है, लॉ का शब्द है, ठीक है। इसका मतलब होता है संशोधन। क्या होता है, संशोधन। अमेंडमेंट्स। एनुअल, क्या बोला है, एनुअल। देखिए, और यहाँ अल्फाबेटिक चल रहा है। अभी हम ए का कर रहे हैं, फिर बी का करेंगे, सी का करेंगे। जिस तरह से जो जो शब्द आपके आते हैं ना, उस अनुसार हम ये सारे जो प्रश्न है वो करेंगे। और ये शब्द कई बार आते ही आते हैं, हमें पता है अमेंडमेंट है क्या है, लेकिन हमें इसका मतलब नहीं पता होता है। एनुअल, एनुअल को बोला जाता है वार्षिक। 8वें नंबर पर आता है एप्लीकेशन। आप हमेशा बोलते हो ना एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है, लेकिन उसको कहते क्या है। अब जैसे एमपी बोर्ड में तो आ जाता है, आवेदन पत्र आता है, लेकिन हम अदर बोर्ड जो है उसमें भाई एप्लीकेशन को क्या कहते हैं। क्योंकि आजकल हम भाषा में आधुनिकीकरण को इतना ला चुके हैं कि हमें मालूम है, हमें इसका मतलब पता है, लेकिन वो शब्द है ना, क्योंकि हम हमारे डेली यूज में वो उन शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं, हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उच्चारण करते हैं। जैसे हम कहते हैं भाई कि एडिशनल सब्जेक्ट होने चाहिए, अतिरिक्त शब्द कौन से है, या फिर बोलते हैं अग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट कर लो। पता ही नहीं होता है एग्रीमेंट क्या है ना, वो क्या होता है, समझौता होता है। हम और बोले अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट क्या है, संशोधन है, सुधार करना या संशोधन करना। फिर आ जाता है एनुअल, है ना, आजकल एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव है, या एनुअल डायरी है, या एनुअल सिलेबस है, या एनुअल जो भी है, एग्जामिनेशन है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, वार्षिक में आ जाएगी। एप्लीकेशन मतलब आवेदन। अप्रूवल, क्या बोलते हैं, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन। अप्रूवल का मतलब होता है आपको परमिशन दे दी गई है, इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है आपको परमिशन दे दी गई है, अप्रूवल आ चुकी है, आपका जो काम करने के लिए आप मांग रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया है अनुमोदन। 90 नंबर पर। अगर चाहते हो कि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए,
और चाहते हो कि नहीं मैम हम बाद में इसको उतार लेंगे, तो आपकी इच्छा, तो मैं साइड में हट गई हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेने में आ रहा है तो, क्योंकि कभी कभी बच्चे बोलते हैं मैम स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पीडीएफ वैसे भी पहुंच जाती है ना। आगे चलिए नंबर 10 पर। नंबर 10 क्या है? असेसमेंट। क्या है भाई? असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन। अटेंडेंस यानी उपस्थिति, अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? उपस्थिति। और ऑडिट, हम बोलते हैं ना भाई ऑडिट आई है, किसी विभाग में, किसी कार्यालय में या किसी ऑफिस में ऑडिट आती है, तो ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षा। कि आपने जो भी अब तक काम करा है वो सारा जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड का एग्जामिन करने के लिए क्या आती है? ऑडिट होती है, उसे बोला जाता है लेखा परीक्षा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इस शब्द का प्रयोग बहुत बार किया जाता है। अथॉरिटी, अथॉरिटी जिसको बोला जाता है प्राधिकरण, और अथॉरिटी एक तरह का क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ जो है सरल शब्द में क्या बोलेंगे? इसको पावर बोलते हैं। भाई आपको अथॉरिटी है क्या यहाँ पर निवास करने की, यानी कि आपको शक्ति है क्या? आपको प्राधिकरण यानी कि प्राधिकरण, प्राधिकार है क्या? आपको इस चीज का अधिकार है क्या? तो उसे बोला जाता है अथॉरिटी। 20 नंबर पर आ जाता है बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब होता है मूल वेतन। आपका बेसिक पे क्या है? अभी जैसे ग्रेड पे चलता है, ग्रेड पे मतलब कि कौन सा वेतन लग गया है, जैसे 8th वेतन जो है वो आने वाला है, तो 7 वेतन, जब अभी कौन सा चल रहा है? 7th चल रहा है, तो 7th पे के अकॉर्डिंग जो है सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। किसी की 1.5 लाख होती है, 1 लाख होती है। बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ मैं, हमारी बात नहीं कर रही, हमें लाखों में नहीं मिलता है, हमें तो बहुत कम मिलता है ना। जितना मतलब अब आपको पता है सबको कितना मिलता है, सभी को, टीचर्स को कितना मिलता है। तो ये आ जाएगा बेसिक पे, यानी कि मूल वेतन कितना है। मूल वेतन में जो है वो ग्रेड पे जुड़ते 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 बहुत अच्छा वेतन हो जाता है। बिल, बिल का मतलब होता है विधेयक। ठीक है, क्या होता है? विधेयक होता है बिल। 21 नंबर पर। 22 नंबर पर आता है ब्लूप्रिंट। आपको पता है, आप जैसे आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके सिलेबस का ब्लूप्रिंट बनता है, मतलब कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, फिर कौन सा क्वेश्चन है, फिर कौन सा चैप्टर है, फिर कौन सा चैप्टर है, ग्रामर कितनी आएगी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट बनता है। लघु उत्तरात्मक कहाँ से कितना आएगा, दीर्घ उत्तरात्मक कितना आएगा, एमसीक्यूज कितने आएंगे, फिलअप्स कितने आएंगे, ये सारी चीज जो है वो एक ब्लूप्रिंट बनती है, उसको बोला जाता है रूपरेखा। क्या बोला जाता है? रूपरेखा बोला जाता है ब्लूप्रिंट को। ठीक है, हाँ। अब आ जाइए यहाँ पर बजट। देखिए, बजट को हिंदी में भी बजट ही बोला जाता है, कोई और शब्द नहीं बोलते हैं, बजट यानी कि बजट। कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। कैबिनेट का मतलब क्या होता है? मंत्रिमंडल। ये राजनीतिक का है या आर्थिक का है? रूपरेखा ये सभी में बनाई जाती है। विधेयक ये विधि का है। मूल वेतन ये आर्थिक क्षेत्र में आ जाता है। अथॉरिटी ये प्राधिकरण क्षेत्र में आ जाता है, अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे सेंसस, क्या बोला जाता है? सेंसस, है ना। ये है 25वां शब्द। क्या है? सेंसस। 1 मिनट, 10 था ना, मैंने 16 कहां से कर दिया है? 10 था, देखो कितनी बड़ी गड़बड़ करी है, मुझे 11 करना था, तभी क्यों 25 को, 25 तो शब्द अभी मैंने पढ़े ही नहीं है, फिर 11 अब यहाँ आ जाएगा 11, 12, 13 और यह आ जाएगा, देखिए इन दोनों को हटाना पड़ेगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, सेंसस यानी कि जनगणना। 19 शब्द तक हो गए हैं। अब आगे चलते, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, आप बोर ना होइएगा, क्लास को लाइक करते रहिएगा। जो भी बच्चा नया आता है क्लास को शेयर करने का और लाइक करने का काम पहले करेगा। ठीक है आगे देखिए, सर्क्यूलर, ये है 20वां शब्द। क्या लिखा हुआ है? सर्क्यूलर। सर्क्यूलर का मतलब क्या होता है? परिपत्र। नेक्स्ट है कमीशन। कमीशन, कमीशन का मतलब क्या होता है? आयोग। क्या होता है? आयोग। नेक्स्ट आता है 22 नंबर पर कमिटी। कमिटी का मतलब होता है समिति। देखिए, कमीशन का मतलब आयोग, कमिटी का मतलब समिति। ये शब्द पीवाईक्यूज के हैं, बहुत सालों से लिए गए हैं, इसलिए आप इनको बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़िएगा बच्चों। इनमें से पक्का
आएगा, ज्यादा नहीं आते आपके, एक क्वेश्चन फिलअप्स में आ जाएगा, एक क्वेश्चन लिखने में आ जाएगा, इधर जैसे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आता है। कंप्लेंट, ये आ गया है नंबर 23। कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत। कन्फर्म्स, ये आ जाएगा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉन्फ्रेंस यानी कि सम्मेलन। भाई मुझे एक सम्मेलन में जाना है, एक कॉन्फ्रेंस में जाना है। कंप्लेंट, ये सारी चीजें तो हम बोलते हैं, सर्क्यूलर, कमीशन, कमिटी, कंप्लेंट, कॉन्फ्रेंस, लेकिन हिंदी में आजकल हमने बहुत कम कर दिया है। काउंसिल 25 नंबर पर आ जाएगा, काउंसिल मतलब परिषद, ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार। डिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब होता है कटौती। भाई सैलरी में डिडक्शन कर दिया है या काट दिया है, मतलब उसमें एडिशन कर दिया है, ऐड कर दिया है, या क्या करा उसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, डिडक्शन का मतलब आता है कटौती। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, क्या होता है भाई, विभाग होता है डिपार्टमेंट का मतलब। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, जैसे मैंने यहाँ पर एडिशन के लिए क्या बोला था, अतिरिक्त, ये आ गया एडिशनल, ठीक है। एडिशनल का अपोजिट हो जाएगा डिडक्शन। डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। 28 नंबर। 29 नंबर आ जाएगा डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है प्रेषण, प्रेषण का मतलब होता है भेज दिया। भाई डिस्पैच हो गया, ये मतलब प्रेषण, भेज दिया गया, ये डाक जो थी वो डिस्पैच हो गई। डिस्पैच का मतलब क्या हो गया, भेज दिया गया, यहां से निकल गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, डिक्शनरी नंबर 30 में आ जाएगा, डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश। डायरेक्शन, डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का होता है निर्देश, डायरेक्शन भी निर्देश ही होता है। 31 नंबर पर डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब होता है निष्पादन। हम लोग बोलते हैं ना डिस्पोजल, भाई एक डिस्पोजल ग्लास देना, एक डिस्पोजल प्लेट देना, यानी कि जिसका निष्पादन संभव है, यानी कि जिसको नष्ट किया जा सकता है। निष्पादन का मतलब क्या होता है, जिसे नष्ट किया जा सकता है, जिसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। 32 नंबर पर फिर आता है यहां पर 33 नंबर पर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, प्रारूप, और एक और बोलते हैं फॉर्मेट भी बोलते हैं इसको, फॉर्मेट। लेकिन फॉर्मेट जो है वो तकनीकी शब्द में नहीं आएगा, तकनीकी शब्दों में या पारिभाषिक शब्दावली में इसे ड्राफ्ट ही बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट ही बोलेंगे। नंबर 34 में आता है एलिजिबल, यानी कि योग्य, कौन एलिजिबल है और कौन अनएलिजिबल है। नंबर 35 में आता है एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है। और नंबर 36 में आता है इंक्वायरी, यानी कि जांच पड़ताल, जांच पड़ताल, ठीक है, परख, है ना, इंक्वायरी। एस्टीमेट, एस्टीमेट का मतलब होता है आकलन, और इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, अंदाजा। हम बोलते हैं ना कितना अंदाजा है यार, एस्टीमेट लगाना है इतना, उसको बोलते हैं आकलन। हिंदी में आप अंदाजा मत लिखिएगा, मैं तो एक साधारण शब्द इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या उच्चारित करते हैं, ठीक है। एस्टीमेट का मतलब होता है अंदाजा या फिर आकलन, आकलन करना, आप आकलन लिखिएगा। 37 नंबर। 28 नंबर पर आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, क्या होता है, मूल्यांकन। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, कि कितना एक्सपेंड हुआ है, कितना खर्च हुआ है। यह है हमारा 29 नंबर पर, ठीक है। अभी तक 39, सॉरी 29 नहीं, 39 आएगा, 39, 28 लिख दिया। देखो मार्किंग में तो पता नहीं, आपको पता है ना, अच्छे से मार्किंग करने में तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ। पहले 1 2 3 4 लिखते लिखते 5 6 7 एक नंबर छूट जाता था, है ना, ऐसे गड़बड़। ये गड़बड़ मुझसे मोस्टली होती है, अधिकतर होती है, लेकिन आप लोग तो समझते हो ना कि मैम से ये जो नंबर वाली गलती तो हो ही जाती है। मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा वीक है ना, अब इतना वीक है कि देखिए नंबर लिखने में भी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन मैं कोई राहत नहीं चाहती हूँ, वीक से मतलब नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है आपको सही बताना, मैं सही बताऊंगी, ठीक है।
फिक्स्ड डिपॉजिट 40 नंबर पर, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा, फिक्स मतलब परमानेंट जमा। जैसे आप हम लोग इसको बैंक से जोड़कर देख सकते हैं, आपका कोई अमाउंट है और उस अमाउंट को आपको जमा कराना है, ठीक है, तो आप क्या कराओगे भाई, या तो 1 साल का कराओगे, 2 साल तक या 3 साल तक। आप 1 साल का, उसको बोला जाता है एफडी, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो जो 1 साल के लिए करवा रहे हो तो 1 साल के बीच में आप उसको छेड़ नहीं सकते, 1 साल के बाद ही आपको मिलेगा। 5 का करवा रहे हो तो 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल का करवा रहे हो तो 10 साल बाद ही आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, गैजेट, गैजेट 41 नंबर पर, इसको बोलते हैं राजपत्र। गैजेट क्या बोलते हैं, राजपत्र। गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट यानी कि सरकार, 42 नंबर पर, ये तो सभी को पता है। ग्रांट, ग्रांट का मतलब क्या होता है, देना, हम बोलते हैं देना, लेकिन ये शब्द नहीं होता है। आप इसको लिखोगे ग्रांट, ग्रांट का मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है अनुदान। ग्रांट का मतलब क्या होता है, अनुदान। पारिभाषिक शब्दावली में अलग हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब ग्रांट का मतलब क्या होता है, अनुदान। और फिक्स डिपॉजिट तो आपको ये नहीं लिखना है कि परमानेंट, बहुत समय के लिए जमा की गई राशि, नहीं, सावधि जमा, इसको क्या बोला जाता है, सावधि जमा, ठीक है। हाँ भाई, नंबर 44 पे आ जाता है हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब क्या होता है, विकलांग, ठीक है, क्या होता है, विकलांग। आइडेंटिटी नंबर 45 पे आ जाएगा, आइडेंटिटी, उसका मतलब होता है पहचान। हम बोलते हैं ना आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आपका कौन सा है, तो जो पहचान पत्र होता है, जिसको निर्वाचन कार्ड भी बोलते हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से हमें उपलब्ध कराया जाता है, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, ठीक है। इलीगल, अगर ये सिर्फ इतना आता लीगल, तब तो आ जाता भाई वैध या फिर वैधानिक। क्या लिखोगे, वैधानिक। आप वैधानिक भी लिख सकते हो और वैध भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन इल आ गया, इल का मतलब होता है अ। अब यहाँ पर अवैध तो लिखा हुआ है, साथ में अवैधानिक भी लिख सकते हो, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, अवैधानिक। इलीगल जो वैध नहीं है, यानी कि जो अवैध है। 46 नंबर पर। अब आता है आपका 47 नंबर पर। समझ में आ रहा है ना। देखिए, इसको समझाने का या ऐसे एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे, आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें आपको पता है, स्पेलिंग सबको आती है, और ये शब्द सारे आपने पढ़ भी रखे हैं, सुन भी रखे हैं। लेकिन होता ये है कि जब एग्जाम सेंटर में हम बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तब हमारा माइंड है ना बिल्कुल चलना बंद हो जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उसे हिंदी में क्या बोला जाता है। इंग्लिश में तो आपको पता है, उसका मतलब भी पता है, मीनिंग पता है, लेकिन लिखे क्या, लिखे क्या। जैसे ग्रांट यानी देना लिखे, तो देना तो कोई पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, कोई तकनीकी शब्द नहीं है, इसका मतलब तो होता ही नहीं है। ग्रांट का मतलब क्या होता है, अनुदान, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। आगे चलिए, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इसका मतलब होता है कार्यान्वयन। क्या होता है, कार्यान्वयन, याद रखना। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करने के लिए भाई एक टीम आ गई है स्कूल में। भाई स्कूल का इंस्पेक्शन आने वाला है, होने वाला है, तो प्रिंसिपल है बहुत ज़्यादा सतर्क है, बच्चों को सिखा रहे हैं कि अगर बाहर से कोई लोग आते तो आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है ना, अच्छे से रहना है, वेल यूनिफॉर्म में आना है, बहुत अच्छे तरह से नहा धोकर, जूते मोजे पहनकर और यूनिफॉर्म पहनकर आना है, किताब कॉपियाँ लेकर आनी है। और उससे पहले टीचर से हमारी कॉपियाँ चेक करने लग जाते हैं, भाई कुछ पेज छूटा तो नहीं है, कोई सिलेबस तो नहीं रहा है, कितना काम है, सारे रिकॉर्ड भरने लग जाते हैं। वो क्यों भरने लगते हैं, इंस्पेक्शन आने वाला है, यानी कि निरीक्षण करता आने वाला है। इंस्पेक्शन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने वाला कौन होता है, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन होता है, वो जो टोपी और पुलिस की वर्दी और डंडी लेके आते हैं, वो नहीं होते, तो वही है, लेकिन कौन होता है, वो निरीक्षण करता होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, निरीक्षण। और इंस्पेक्टर कौन होता है, निरीक्षण करता, ठीक है। हाँ भाई, 49 पे आ जाएगा इंटरव्यू। सभी को पता है इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार। ये ऐसे होते हैं तकनीकी शब्द, यानी कि पारिभाषिक शब्दावली। आगे चलते हैं, और है हमारे पास, हाँ, जर्नल क्या आ गया यहाँ पर, 50, जर्नल यानी कि पत्रिका। जजमेंट
51 नंबर पर जजमेंट, निर्णय। जजमेंट का मतलब क्या होता है? निर्णय। लेआउट, क्या बोलते हैं? लेआउट यानी कि पट्टा। लेआउट क्या होता है? पट्टा, घर का पट्टा, मकान का पट्टा, है ना। लाइसेंस, अनुज्ञप्ति। लाइसेंस, जो आपको अनुज्ञप्ति मिल गई है, आपको आज्ञा मिल गई है कि ये वाहन आप चला सकते हो, ये रेस्टोरेंट आप चला सकते हो, ये ऑफिस आप चला सकते हो, ये कार्यालय आप चला सकते हो, आपको एक लाइसेंस प्राप्त हो गया है। लोन, लोन का मतलब क्या होता है? ऋण, ऋण, है ना। लोन तो सभी को पता है। हाँ भाई, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, मैं लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था क्या है? एक क्रमबद्ध तरीका, उस क्रमबद्ध तरीके से जो जनता है उसका पालन कर रही है, भाई नागरिक है, देश के नागरिक कानूनी व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहा है? ठीक है। 55 मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। मीटिंग, सभी को पता है क्या होता है? बैठक। मीटिंग हो रही है भाई, क्या हो रही है? बैठक हो रही है। 57 नंबर पर मेमोरेंडम, इसका मतलब होता है ज्ञापन। देखिए, राजस्थान वाले बच्चों के ज्ञापन आता है, अनुज्ञप्ति आता है ना। ज्ञापन कैसे लिखते हैं? तो इसको, ज्ञापन को क्या बोला जाता है? मेमोरेंडम बोला जाता है। अनुज्ञप्ति को लाइसेंस बोला जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। हाँ भाई, ये है 58 नंबर पर, और ये है 59 नंबर पर मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान, जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, है ना। इस तरह से हो जाएगा ना। टफ तो कुछ है नहीं, याद करने हैं। मैं तो इंपॉर्टेंट लेकर आई हूँ, जो वास्तव में हमारे देश में काम, जो भी काम होता है देश की जो क्रियान्विति है उसको चलाने में जो काम आते हैं वो सारे हैं। या हम भी जो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है क्या। कभी कभी हमें इंग्लिश में पता होता है मीटिंग, लेकिन बैठक नहीं पता है। कभी कभी हमें लोन पता है लेकिन ऋण नहीं पता है। लेकिन हमें ज्ञापन पता है लेकिन मेमोरेंडम पता नहीं था। हमें मंत्रालय पता है लेकिन मिनिस्ट्री पता नहीं था। हमें लेआउट पता है लेकिन पट्टा पता नहीं था। पट्टा पता नहीं था। हमें जर्नल पता है लेकिन पत्रिका पता नहीं थी कि उसको क्या बोलते हैं भाई? पत्रिका बोलते हैं। ठीक है ना। अब आता है यहां पर 60। नोटिस तो पता है हमें लेकिन सूचना पता नहीं थी, है ना। अब देखिए, अधिसूचना आती है ना राजस्थान बोर्ड में, उसको क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नोटिफिकेशन। अधिसूचना को क्या कहा जाता है? नोटिफिकेशन। मेमोरेंडम किसको कहा जाता है? ज्ञापन को। लाइसेंस किसे कहा जाता है? अनुज्ञप्ति को। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट किसे कहा जाता है? विज्ञप्ति को। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, ऑब्जेक्टिव। अब आप कहोगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एमसीक्यूज? नहीं। या फिर क्या कहोगे कि मैम तो बहुविकल्पात्मक लिखती है। बहुविकल्पात्मक, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ये नहीं होता, ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है उद्देश्य। देखिए, हम पढ़ते तो है लेकिन हमें पता नहीं है कि वास्तव में उसका जो मीनिंग है पारिभाषिक शब्दावली में, तकनीकी क्षेत्र में। ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होते हैं? मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं। लेकिन यहां पर पारिभाषिक शब्दावली में ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ऑफिसर यानी कि अधिकारी। ठीक है। क्या बोलते हैं? अधिकारी। 63 नंबर पर। 64 नंबर पर ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है राय। भाई आपकी क्या राय है? आपकी क्या सलाह? आप सलाह नहीं बोल सकते हो, है ना। उसको ओपिनियन का मतलब राय होता है। और एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। ठीक है। ऑर्डर 65 नंबर पर आ जाता है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। अब पता है ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेलिंग और लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी तो एस लिखा जाता है और कभी कभी जेड लिखा जाता है। ठीक है। एस लिखा जाता है शायद अमेरिकन इंग्लिश में, और जेड जो है वो हम जो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं ना उसमें लिखा जाता है। शायद थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, कहाँ पर क्या लिखा जाता है मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ। लेकिन मुझे पता है ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी एस आता है और कभी कभी जेड आता है। सर से पूछना पड़ेगा, चित्रांश सर से। 67 नंबर, परमिशन। क्या लिखा हुआ है? परमिशन।
अब परमिशन का मतलब आप क्या कहोगे? आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा भी कह सकते हो, लेकिन इसे एकदम स्पष्ट हिंदी भाषा में या पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहेंगे? अनुमति कहेंगे। परमिशन का मतलब क्या होता है? अनुमति या आज्ञा भी होता है। पॉलिसी, पॉलिसी, अब ये वाली पॉलिसी नहीं है जो आप LIC की पॉलिसी फिल करते हो, वो पॉलिसी नहीं है, इसका मतलब होता है नीतियां क्या है भाई, कौन कौन सी पॉलिसी है, कौन कौन सी नीति है। प्रोबेशन 69 नंबर पर आ जाएगा। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, हाँ, प्रोग्राम, प्रोग्राम 70 नंबर पर क्या आ जाएगा? कार्यक्रम, प्रोजेक्ट, परियोजना। भाई आपको स्कूल से प्रोजेक्ट मिलता है, लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परियोजना, ठीक है। प्रमोशन, प्रमोशन होता है ना भाई, है ना, थर्ड ग्रेड टीचर थे, सेकंड ग्रेड बन गए हैं, या सेकंड ग्रेड थे फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर थे प्रोफेसर बन गए हैं, है ना, तो क्या आएगा भाई? पदोन्नति। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि योग्यता, योग्यता नहीं, ये तो होता है एबिलिटी भी होता है योग्यता, तो है ना, एबिलिटी होता है योग्यता। अर्हता, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अर्हता। 73, 74 में आ जाएगा रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख। भाई रिकॉर्ड में क्या है? अभिलेख। जैसे क्लास को रिकॉर्ड किया है तो वो अभिलेख नहीं है, वो तो क्लास को रिकॉर्ड किया, वास्तव में उसको रिकॉर्ड किया है, एक अंग्रेजी शब्द है, तकनीकी शब्द ही है, इसको आप हिंदी शब्द में नहीं रख सकते। लेकिन जो लिखित में रिकॉर्ड होता है ना, जो बहुत सारे कागज में या किसी प्रतिलिपियों में इनमें मतलब सुरक्षित रखे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है अभिलेख, ठीक है। रजिस्टर्ड 75 मतलब पंजिका, क्या बोलते हैं? पंजिका। रेगुलेशन यानी कि विनियम। आप लोग 1 जनवरी को यानी कि 1 जनवरी को जब नया साल आता है तो आप लोग क्या क्या रेगुलेशन लेते हो? मैं सुबह जल्दी उठ के दौड़ने जाऊंगा भाई, मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, या फिर मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ने लग जाऊंगी, या फिर मैं रोज मंदिर जाऊंगी, या मैं रोज ये काम करूंगी। जो नया चीज करते हो आप, नई चीज, उसको बोलते हैं रेगुलेशन। लेकिन यहाँ पर जो विनियम है ना, उसको रेगुलेशन कहा जाता है 76 में। रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट ही होता है एक तरह से। 78 में आ जाएगा रिजोल्यूशन, नहीं रेगुलेशन नहीं होता, रिजोल्यूशन होता है, सॉरी, रिजोल्यूशन होता है जिसे संकल्प कहा जाता है कि आप क्या संकल्प ले रहे हो, रेगुलेशन नहीं है, सॉरी क्षमा कीजिएगा बच्चों ना, रिजोल्यूशन होता है। तो रिजोल्यूशन आप क्या ले रहे हो, मतलब सुबह उठने का जो भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। शेड्यूल, ये आ गया भाई, देखिए शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, यह है शेड्यूल। इसमें CHE, ये देखिए CHE जो है वो साइलेंट है, शेड्यूल हो गया है, अनुसूची। नेक्स्ट चलिए, अब आता है 80 नंबर, सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। 81 नंबर, सर्विस यानी कि सेवा। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा, और सर्विस का मतलब क्या होता है? सेवा। सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, सिग्नेचर को क्या बोलते हैं? हस्ताक्षर। स्टेटमेंट यानी कि कथन, क्या स्टेटमेंट दिया है, यानी कि कथन। सब्सिडी, सहायकी, जैसे कोरोना में हमें ना गैस सिलेंडर के ऊपर सब्सिडी मिली थी, यानी कि हमें कुछ सहायता मिली थी, कुछ रिटर्न आता था अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं? सहायकी। क्या बोला जाता है? सहायकी। सर्वे यानी कि सर्वेक्षण, सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण करना। 85 नंबर पर। टेंडर, टेंडर का मतलब क्या होता है भाई बताओ? टेंडर का मतलब होता है, 12th में आता है, राजस्थान 12th में आता है, निविदा। टेंडर का मतलब क्या होता है? निविदा होता है। मैं बोलती हूँ ना बार बार, जब मैंने आपको निविदा पढ़ाई थी तब क्या बोला था? इसको निविदा भी कहा जाता है, टेंडर भी कहा जाता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, है ना, प्रशिक्षण। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? प्रशिक्षण। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण, आपको पता है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण। और वैकेशन का मतलब होता है अवकाश या छुट्टी। 89 नंबर पर वैकेशन। हॉलीडे अलग चीज है, हॉलीडे अलग शब्द आ जाता है,
इसको तकनीकी या पारिभाषिक शब्दावली में क्या बोला जाता है? वैकेशन बोला जाता है, यानी कि अवकाश बोला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे भी मैंने तो भूल गई, लेने नहीं दिया। मैंने कहा ना मैं भूल जाती हूँ, आजकल बहुत सारी चीजें भूलने लग गई हूँ, भुलक्कड़ हो गई हूँ। लिखना, अगर स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो तो ले लेना, अदरवाइज तो लिखना तो है ही, पीडीएफ मिलती है तो लिख लेना, ठीक। हाँ भाई, वैक्सीन लगी थी ना, कितना हुआ था? 79 हुआ था, कितना हुआ था? 89। वैक्सीन यानी कि टीका, और वैक्सीनेशन अगर आ जाता है, वैक्सीनेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है टीकाकरण। टीकाकरण, वैक्सीन है तो टीका, और वैक्सीनेशन आता है तो टीकाकरण, ठीक है। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब होता है सत्यापन करना। क्या आता है? सत्यापन। 80 है ये, 80, ये 81 है, सत्यापन। और व्यू, व्यू का मतलब होता है दृष्टिकोण। जैसे भाई अभी कितने व्यू चल रहे हैं, आप लोगों को दिख रहे होंगे, है ना, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे कितने व्यू है, कितने बच्चों ने ये देख रहे हैं या कितने देख चुके हैं। वोट का मतलब होता है मत। 83, वोट का मतलब क्या होता है? मत। वॉलेंटियर, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक। कौन होता है वॉलेंटियर? स्वयंसेवक। और वेटिंग लिस्ट, प्रतीक्षा सूची। अभी वेटिंग लिस्ट किस में आती है आपको पता है? जब एग्जाम देते हो तो भाई आपका नंबर जब आता है कट ऑफ में, तब कुछ वेटिंग के लिए रख दिए जाते हैं, या एग्जाम देते हो जब रिजल्ट आपका रोक लिया जाता है, वो वेटिंग लिस्ट में आ जाता है। तो ये थे आपके कुछ 85 तकनीकी या पारिभाषिक शब्द, वे शब्द जो बहुत हद तक चांस बनते हैं कि एग्जाम में आने वाले हैं। आप इनको कर लीजिएगा, इनमें से पक्का कोई ना कोई पक्का आएगा, ये तो मान के चलिए, ठीक है। और है, थोड़े से और रह गए, चलिए। शब्दावली में लेखा, लेखा को मतलब क्या बोलते हैं? अकाउंट। अब ये थोड़ा उल्टा आ गया, पहले इंग्लिश था, अब हिंदी में आ गया है। अधिनियम मतलब एक्ट, ठीक है, ये था 85, और ये 86, और ये 87। अधिनियम का मतलब होता है एक्ट। और 88 शपथ पत्र, ये हो जाएगा एफिडेविट। एफिडेविट लगता है ना भाई, कितने का लगता है? 50 का लगता है, 100 का लगता है, एक शपथ पत्र लगाया जाता है। 89 में आ जाता है अनुबंध, का मतलब होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब अनुबंध भी होता है और समझौता भी होता है, लेकिन आपको क्या लिखना है? अनुबंध लिखना, समझौता मत लिखना। परिशिष्ट 90 नंबर पर आ जाएगा। परिशिष्ट का मतलब होता है एनेक्स्योर, ठीक है। लेखा परीक्षण, ये ऑडिट आ जाती है 91 में, लेखा परीक्षण, ठीक है, ऑडिट। औसत में आ जाएगा एवरेज। औसत को क्या बोलते हैं भाई? एवरेज बोलते हैं। राजदूत में आ जाएगा एम्बेसडर। क्या आ जाएगा? एम्बेसडर, ये है राजदूत। उद्घोषक, अनाउंसर, ठीक है। और उद्घोष, उद्घोष ये होता है अनाउंसमेंट। क्या होता है? अनाउंसमेंट। उद्घोष तो होता है अनाउंसमेंट, और उद्घोषक अनाउंसमेंट करने वाला, अनाउंसर, ठीक है। ये आ गया है 94 नंबर पर, ठीक है। साक्षांकित अधिकारी, अटेस्टिंग ऑफिसर, जो भाई वहां पर अटेस्ट करता है ना, उसे बोला जाता है। तो ये कौन से नंबर पर आएगा? एक नंबर ही भूल जाती हूँ मैं। 94 हो जाएगा 95। उपार्जित ब्याज, एक्योर्ड इंटरेस्ट, ये बैंक के द्वारा है। पावती यानी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। पावती का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट, ये 97 नंबर पर आ गया है। शेष राशि जिसे बोला जाता है बैलेंस, ये बैंक के है, ये सारे बैंक के है, 98 नंबर पर आ जाएगा। जमानती अपराध, बेलिएबल ऑफेंस, है ना। अब ये जमानती अपराध क्या होता है? वे अपराध जिनमें जमानत हो सकती है, उन्हें असंज्ञेय अपराध भी कहते हैं। कैसे बोलते हैं? असंज्ञेय, ठीक है। जमानती अपराध जिसे बेलिएबल ऑफेंस बोला जाता है, ऑफेंस मतलब अपराध, और जमानती यानी कि बेलिएबल, और इसे असंज्ञेय भी बोलते हैं, ठीक, संज्ञेय बोलते हैं, सॉरी, संज्ञेय अपराध, है ना। और यहाँ पर प्रतिवादी,
99 पर। प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट, ठीक है, प्रतिवादी किसे बोला जाता है, इसका प्रतिवादी का हो जाएगा वादी, जो पक्षकार होता है उसे वादी बोला जाता है। 100 नंबर पर। अभियुक्त एक्यूज्ड क्या बोला जाता है, अभियुक्त यानी कि एक्यूज्ड। 1 नंबर पर। न्यायपीठ इसे बेंच बोला जाता है, क्या बोला जाता है, न्यायपीठ, बेंच। और अधिवक्ताओं का जो समूह होता है उसे बार बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पीठ को क्या बोला जाता है बेंच, और जो अधिवक्ताओं का समूह होता है उसे बोला जाता है बार, ठीक है। 102। कारण बताओ, शो कॉज, ठीक है। 103 कारण बताओ, शो कॉज। नेक्स्ट चलिए, पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत, ये क्या था 103 104 पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत। वैलिडिटी 105, इसका मतलब होता है वैधता, कितने दिनों तक वैध है, कितने समय तक ये रह सकती है, ठीक है। टोटल अभी कितने हो गए हैं, 105 हो गए हैं भाई। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये तो भाई इतना तो हो गया है, पारिभाषिक शब्दावली जो है लगभग 100 के आसपास अपने कर लिया है, 105 कर लिया है। अब चलते हम यहाँ पर भाव पल्लवन की तरफ, कि भाव पल्लवन क्या आता है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, संक्षेप पर भी समझेंगे, और फिर उसके बाद इसके कुछ 2-2 3-3 उदाहरण है, ज्यादा नहीं है, उसको समझा दूंगी, उसके बाद आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है इसमें से आ जाए, लेकिन हाँ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। भाव पल्लवन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, यानी कि किसी उक्ति या वाक्य के मूल भाव को विस्तृत रूप से समझाना है, यानी उस छोटे से वाक्य के पीछे छिपे बड़े अर्थ को खोलकर बताना है, उसी को बोला जाता है भाव पल्लवन, यानी कि एक्सप्लेन करके। कैसे बताना है, एक्सप्लेन करके। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो भाव पल्लवन में देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, साहित्य समाज का दर्पण है। अब इसका मूल भाव क्या है, ये ऐसी पंक्ति दे दी जाएगी आपको, एक पंक्ति दे दी जाएगी, उसमें से आपको एक्सप्लेन करना होगा साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। मूल भाव है कि साहित्य समाज की वास्तविक तस्वीर दिखाता है। विस्तार इसमें, ये तो मूल भाव बता दिया कि साहित्य जो है समाज की वास्तविक तस्वीर दिखाता है, कि साहित्य के अनुसार ही हम समाज को जान सकते हैं। विस्तार इसमें, यानी कि यहाँ पर अब भाव पल्लवन बताया गया है। इसमें बताया जाता है कि लेखक अपने समय के समाज और उसकी संस्कृति, समस्याओं, आदर्शों और भावनाओं को साहित्य, कहानी, कविता, नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसे पढ़कर हम अपने समाज और जीवन को समझ पाते हैं और सही राह चुन पाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपको कुछ ज्यादा नहीं 30-40 शब्दों में इसका भाव पल्लवन करना होगा। नेक्स्ट चलिए आता है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। ये पता वास्तव में बहुत अच्छी उक्ति है, बहुत अच्छी सूक्ति कही जाएगी, कि जब हमें कोई चीज नहीं आती है तो बार बार हम रिपीट करते हैं, है ना, बार बार उसको पढ़ते रहते, तो कौन सी चीज है जो नहीं आएगी, कि अभ्यास कर करके, तो जो जड़ बुद्धि था, पूरी जड़ बुद्धि कैसी होती है, जब माइनस में होती है, बुद्धि लब्धि उसकी बिल्कुल माइनस में होती है, 25 से भी कम होती है, उसे जड़ बुद्धि कहा जाता है। वो भी सुजान यानी कि ब्रिलियंट हो जाता है, उसे कहा जाता है। उसका एक और उदाहरण आता है कि पत्थर के ऊपर रस्सी जो बार बार जो रस्सी पड़त आवत जावत रस्सी सिल पर पड़े निशान, कुछ इस तरह से उक्ति है कि बार बार जब रस्सी है ना पत्थर के ऊपर ऐसे रगड़ी जाती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, ऐसा। तो मूल भाव आ जाएगा कि निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। और इसका विस्तार है कि यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, बल्कि लगातार मेहनत और अभ्यास करने से ही कोई व्यक्ति अपनी अज्ञानता को दूर कर सकता है और कुशल बन सकता है। जैसे रामचरितमानस या अन्य रचनाएं अभ्यास से समझ में आती है, ऐसे समझ में नहीं आएगी। बार बार आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बार बार आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आईडी लगाकर, आईडी मतलब फॉर्मूला को सेट करके, और फिर आप सेट करने की कोशिश करोगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे आपको SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, बार बार आपका SI का फॉर्मूला क्या होता है भाई, SI = P × T × R अपॉन 100। अब यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल दिया वो यहाँ लिखना है, टाइम दिया वो लिखना है, रेट लिखनी है अपॉन 100, और इसको सॉल्व करके जो भी काटना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आपका ऐसा ही है,
ठीक है। तो जब बार बार आप सॉल्व करोगे, एक बार से नहीं, बार बार आप फॉर्मूला लगाओगे लिखोगे, बार बार फॉर्मूला लगाओगे लिखोगे, एक तरह के क्वेश्चन को बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से करोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है। हाँ भाई, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहित भजंग का भाव पल्लवन कीजिए। कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के लिपटे रहने से अथवा सांपों के संग रहने से चंदन की खुशबू में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से अच्छे स्वभाव के लोग बुरे लोगों के साथ रहने पर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे गुणों से बुरे लोगों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। और कुल मिलाकर अच्छा व्यक्ति किसी भी बुरे व्यक्ति के साथ रहे वह उसे अच्छा ही बना देता है, लेकिन बुरा नहीं बनता। बुरे तो वो बनेंगे जो वास्तव में उस तरफ मतलब जाते हैं। ठीक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये पता है, एक सुविचार भी है। ये सारे एक सुविचार भी होते हैं। जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तब मुझे पहली बार मुझे ये वाला जो सुविचार है वो क्यों याद आता है, उसकी पीछे एक कहानी है। कि जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, नवोदय में थी शायद, हाँ 6 नवोदय में था, हाँ। तो उस समय ना मुझे पहली बार कहा कि तुम्हारा जो टर्न है वो सुविचार का है। मेरी क्लास का टर्न आया, उसमें अलग अलग लोगों को बांट दिया। तो 1 से 10 तक के जो रोल नंबर थे वो इस हफ्ते करने वाले थे, भाई आज का दिन था। तो 10 तक के रोल नंबर में एक किसी को न्यूज़ पढ़ने के लिए कहा कि कुछ 4-5 हम सब तो जो थे, हम प्रेयर भी बोलने वाले थे, हमें सुविचार भी बोलना था, हमें प्लेज भी बोलनी थी, प्रतिज्ञा भी बोलनी थी और एक कहानी भी बोलनी थी। तो सबको बांट दिया, उस वजह से मैं थी सुविचार बोलने वाली। मैंने अपने जीवन का सबसे पहला सुविचार जिसे थॉट बोला जाता है वो यही बोला था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कि जब आवश्यकताएं होगी ना तो आविष्कार अपने आप हो जाएंगे। हमें जरूरत पड़ेगी ना तो हम हमारे संसाधन अपने आप ढूंढ लेते हैं। ऐसा उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया था इसका मतलब, आज मुझे इसका मतलब समझ में आता है। मनुष्य की आदिकाल से लेकर वर्तमान तक विकसित होने में आवश्यकताएं ही रही है। अपनी आवश्यकता पूरा करने के लिए सभ्य समाज काम के लिए प्रेरित और बाध्य होता है और इस प्रयास में उसे जो अनुभव मिलता है उसे अगली आवश्यकता पूर्ति में उपयोग करता है। मनुष्य कितनी भी अच्छी अवस्था में पहुंच जाए, उसकी आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो हो गया, ये इतना ज्यादा नहीं लिखना है, छोटा सा ही लिखना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है किसी काम को पूरा करने का तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अगर मन में आपने सोच लिया है कि मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं, मैं तो 80% ला ही नहीं सकता, तो आप वास्तव में कभी नहीं ला सकते, फिर तो आप 50 भी नहीं ला सकते। लेकिन जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे तो 95+ लाने हैं तो आप 90 तक तो अवश्य पहुंचोगे, ये ध्यान रखना। तो मन में अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है तो उसको पूरा करने का जुनून भी आपके अंदर होता है। मनुष्य जैसा सोचता है उसका मन वैसा ही काम करता है। उसके मन में उत्साह का संचार और आशा दोनों ही लक्ष्य पाने के लिए पर्याप्त है। लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और मजबूत संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ता है। वैसे जब तक मनुष्य स्वप्रेरित न हो, यानी कि अपने आप से प्रेरणा नहीं लेता है, तब तक दूसरे अवसर भी कारगर साबित नहीं होते हैं। आपके सामने कितनी भी सुविधा रख दी जाए आप नहीं कर सकते और लक्ष्य प्राप्ति की संभावना कम रहती है। ठीक है। भाव पल्लवन में देखिए, दूर के डोल सुहावने, इसका मतलब होता है कि जो लोग दूर रहते हैं ना वो ज्यादा, उनसे प्रेम जो हेत है या स्नेह है वो ज्यादा रहता है। ये वास्तव में सही है। दूर के डोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। अर्थात दूर के डोल जो है या दूर से कई चीजें सुहावनी लगती है परंतु पास आने पर वही सुहावनी नहीं लगती। जैसे कि डोल दूर से सुनने पर तो बहुत अच्छे लगते, पास आने पर उनकी जो ध्वनि है कानों को खराब करने वाली होती है। शहर में रहकर पहाड़ों की सुंदरता पर हर कोई मोहित होता है, लेकिन वहां जीवन यापन करना सच में दूर के डोल सुहावने जैसा है, क्योंकि पहाड़ों में जीवन यापन करना थोड़ा सा दुष्कर होता है। आप घूमने चले जाओ, कितनी अच्छी जगह है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहां पर जीवन यापन करना दुष्कर होता है। मोहन जब तक गांव में रहकर कमा रहा था उसे हमेशा मुंबई जाकर मजदूरी करने की जिद करता था, लेकिन जब उसने वहां जाकर देखा तो लगा कि वहां मजदूरी करने से तो अच्छा है गांव में ही मजदूरी की होती, ज्यादा अच्छा होता। किसी ने कहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है। जवारों से पिताब गेहूं के पौधे क्या, यह संदेश नहीं देते कि सृजन की यात्रा कभी नहीं रुकती। गेहूं का पौधा बढ़कर मनुष्य को प्रेरणा देता है कि निर्माण सदैव विकास की ओर हो जाता है।
सृजन को अंधेरे बंद कमरों में बंद नहीं किया जा सकता। जैसे छोटे से दीपक की लौ दूर दूर तक प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार सृजन का प्रकाश फैलता है। सृजन मतलब जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अपनी क्रिएशन, अपनी सृजनात्मक क्षमता को कैसे ना कैसे समाज के सामने प्रस्तुत कर ही देते हैं। वो कभी भी बंद नहीं हो सकते हैं। अगर उनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो उनको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि व्यक्ति का आचरण, शील, विवेक, मेहनत, ईमानदारी, आस्था, निष्ठा आदि गुण सृजन की यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। आले में अंकुरित गेहूं के पौधे मनुष्य को यही प्रेरणा देते हैं। अपने सारे उजाले को लेकर भी, चलो ये तो हो गया है, इतना कुछ नहीं है ये भी। हाँ भाई, अब आता है हमारा यहाँ पर संक्षेपण। क्या आता है? संक्षेपण, यानी कि छोटा कैसे करना है। भाई बड़े को, एक पंक्ति को भाव पल्लवन विस्तारित करने का तो देख लिया है, अब संक्षेपण कैसे करना है, इसको छोटा कैसे करना है। व्हाट इज द समराइजेशन? ठीक है, संक्षेपण का मतलब है किसी बड़े पाठ या अनुच्छेद को उसके मूल भाव को बनाए रखते हुए संक्षिप्त रूप से लिखना, जिसे संक्षेपण का सारांश कहते हैं, जैसा कि करीम सिटी कॉलेज पर समझाया गया है। चलिए तो हो गया है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ही देखते हैं डायरेक्ट हम लोग। बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ होगा, जैसे पहला पैराग्राफ है ये कि भारत के पास कुछ ऐसी संपदाएं है तथा लाभ है जिनके बारे में विश्व के कुछ देश गर्व से दावा कर सकते हैं। हमें अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान योगदानों तथा अपने भविष्य की रूपरेखा बनाने के लिए प्राप्त प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को पहचानना चाहिए। विश्व एक बौद्धिक समाज में परिवर्तित हो रहा है जहां समन्वित ज्ञान राशि तथा धन का स्रोत होगा। यही वह समय है जब भारत खुद को एक बौद्धिक शक्ति में बदलने और फिर अगले 2 दशकों के भीतर एक विकसित देश बनने के लिए इस अवसर का लाभ उठा सकता है। इस रूपांतरण के लिए यह जानना आवश्यक है कि हम प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में कहाँ हैं, जो एक बौद्धिक शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए वास्तविक इंजन है। ठीक है, अब भाई देखिए इसका संक्षेपण। सबसे पहले तो आपको शीर्षक लिखना होगा। अगर शीर्षक पूछा है तो लिख लेना, अदरवाइज आप सीधा संक्षेपण करना, संक्षिप्तीकरण करना। तो प्रतिस्पर्धा की पहचान। संक्षेपण इस प्रकार है कि भारतीयों को गौरवमय अतीत, वर्तमान उपलब्धियों व भविष्य के प्रारूप को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार बौद्धिक होता जा रहा है और ज्ञान, शक्ति व धन का स्रोत बनता जा रहा है। विकास के लिए उसे प्रतिस्पर्धा में स्वयं को पहचानना होगा कि वह कहाँ है। यह है इसका संक्षेपण, बहुत छोटा सा। अगला चलते हैं उदाहरण। इन सब के पीछे राजनीति है या कोई नई बात नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय की कई महिमा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दबदबा रहा है नालंदा का। 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। बौद्ध दर्शन, इतिहास, निरुक्त, वेद, हेतु विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष आदि के शिक्षण की व्यवस्था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य शीलभद्र, नागार्जुन, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य ज्ञानश्री, आचार्य बुद्धभद्र, आचार्य गुणपति, आचार्य स्थिरमति, आचार्य सागरमति जैसे विख्यात आचार्यों का नाम नालंदा से जुड़ा रहा। लेकिन नालंदा के इतिहास में काला धब्बा भी लग गया है। यह काला धब्बा नालंदा के पुस्तकालय को लेकर है। बख्तियार खिलजी के आक्रमणों से देश की जो सबसे बड़ी हानि हुई वह थी वहां के पुस्तकालयों को आग के हवाले करना। इस अग्निकांड में वे अमूल्य ग्रंथ सदा के लिए भस्म हो गए, जिनका उल्लेख मात्र तिब्बती और चीनी ग्रंथों में मिलता है। युवांचार्य ने नालंदा के पुस्तकालयों का बड़ा गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। तिब्बती विवरणों से पता चलता है कि नालंदा में पुस्तकालयों का एक विशिष्ट क्षेत्र था और वह धर्मगंज कहते थे उसे। उसमें रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नंजक नामक 3 विशाल पुस्तकालय थे। सोचिए 3, मतलब सोचिए कितने बड़े पुस्तकालय थे। रत्न सागर का भवन 9 मंजिला था। 9 मंजिलों में सोचिए कितना, मतलब कितनी पुस्तकें हुआ करती होगी। अब इसका संक्षिप्तीकरण इस प्रकार है। नालंदा विश्वविद्यालय की महिमा। नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा के क्षेत्र में कभी धाक रही है। यहाँ बौद्ध दर्शन, इतिहास, निरुक्त, वेद शास्त्र, हेतु विद्या, न्याय शास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, ज्योतिष आदि तात्कालिक सभी विषयों की उत्तम व्यवस्था थी।
कई नामी शिक्षक थे, सभी शिक्षकों के नाम नहीं लिखने हैं, किंतु बख्तियार खिलजी के आक्रमणों के समय इसके पुस्तकालयों को जला दिया गया और जिसके कारण इसमें स्थित अमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गए, जिनकी चर्चा केवल तिब्बती और चीनी ग्रंथों में होती है ना। बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अगला देखिए, मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। सनातन यानी कि मन की एकाग्रता के बारे में जो विचार विमर्श है वो सनातन समय से, बहुत लंबे समय से होते आ रहे हैं, बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। हमारे जो पूर्वज है या हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमें बताते भी हैं। आज के प्रौद्योगिकी युग में जहां भौतिक उन्नति की संभावनाएं अपार है, ऐसे में छात्र जब अध्ययन करने बैठता है तब उसके मन को अनेक तरह के विचार घेरने लगते हैं। वह सोचता है कि इस अर्थ का प्रधान युग में मुझे उत्कृष्ट पद प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़कर परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन जब पढ़ने बैठता है तो क्रिकेट, सिनेमा, मित्र मंडली की मौज मस्ती के विचार में उसका मन भटकने लगता है। मन का यह विचलन बुद्धि की एकाग्रता भंग कर देता है और यह घबरा कर सोचता है कि परीक्षा तिथि पास है, मन उद्विग्न है, जैसे अध्ययन करूं, क्या करूं, कैसे अध्ययन करूं, क्या करूं। व्यर्थ के विचार चक्र से बुद्धि अस्थिर और मन चंचल बना रहता है। बच्चों, इस तरह के पैराग्राफ आप लोगों के सिलेबस में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न के माध्यम से ही आपको कुछ शिक्षा तो दे रहे हैं ना, कहीं ना कहीं से तो आपको मिल ही रहा है। वह सोचता है कि यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, सब कुछ नहीं मिलेगा, जीवन बोझ बन जाएगा। वह बार बार हताशा से घिर जाता है। अनियंत्रित मन, एकाग्रहीनता उसे चिंताओं में डुबा देती है। अर्जुन की यह स्वीकारोक्ति कि चंचल मन का निग्रह वायु की गति के रोकने के समान दुष्कर है, उसे उचित प्रतीत होने लगता है कि अर्जुन सोचता है कि मन इतना चंचल है कि वायु की गति को जिस प्रकार से रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार से चंचल मन के विचारों को नहीं रोका जा सकता। मन बहुत चंचल होता है, कभी यहाँ है, कभी एक पल में पता नहीं कहाँ चला गया, क्या सोचने लग गया। विचारधारा है, उमड़ घुमड़ कर घेर घनघोर करके व्यक्ति के मन को घेर लेती है और उसे आशंकित कर देती है। नहीं समझ में आता उसको क्या करना होता है। भाई इसका संक्षेपण सबसे पहले शीर्षक है मन की एकाग्रता। भाई जिस चीज के बारे में बताया है ना वो आप पहले लिखेंगे। क्या है? मन की एकाग्रता। मन की जिसे क्या बोलते हैं भाई? एकाग्रता को क्या बोलते हैं? मैं आपको बार बार बोलती हूँ ना, क्या करिए आप? एकाग्रचित होइए, है ना। वही मन की एकाग्रता की समस्या सदा से रही है। सनातन का मतलब होता है सदा। छात्र पढ़ने बैठता है तो उसके मन में अनेक विचार घूमने लगते हैं। उन्नति के लिए वह एकाग्र करने का मन बनाता है, पर मनोरंजन के साधन उसे भटका देते हैं। मन की एकाग्रहीनता उसे चिंता मग्न कर देती है। अनुभव करने लगता है कि चंचल मन को एकाग्र करना दुष्कर है। तो ये थे बच्चों आपके, देखिए आज की क्लास के चीजें, जिसमें हमने संक्षेपण करा है, भाव पल्लवन करा है और ढेर सारे हमने पारिभाषिक शब्द करे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब तो आपके माइंड में जो भी चीजें थी वो सारी अब क्लियर हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा है। तो कैसी लगी क्लास मुझे जरूर बताइएगा, आप लोग बने रहिएगा। ये थी आपकी एनसीईआरटी बोर्ड की आई होप लास्ट क्लास है। इसके बाद डायरेक्ट जब एग्जाम होंगे तभी हो सकती है क्लास। उस बीच में अगर कोई एक आधी क्लास और लेने का रहा रिवीजन का तो मैं जरूर लूंगी, और वो लूंगी मैं आपकी गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या की लूंगी, अगर हुई तो, है ना। और नहीं हुई तो मुझे वैसे ही मैराथन क्लास में करवाना ही है। तो पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे हम और उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। जो भी जैसे भी चीज़ लेकर आते हैं आपके सामने आ जाएगी, आपको शेड्यूल में मिल जाएगा, और क्या चीज़ लेके आने वाला है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों। फिर मिलते हैं अपनी नई जर्नी के साथ में। न्यू अग्नि बैच लॉन्च हो चुका है। आपके जो भी सहपाठी है, आपके जूनियर्स हैं, उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी सब्जेक्ट में। तो आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कामना करूंगी मैं माँ सरस्वती से, भगवान जी से, कि आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे, हिम्मत दे, उन्नति दे, उत्कर्ष दे। जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाए। बस यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, तो आप विदा लेना चाहूँगी। ओके, धन्यवाद।